तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे, और ये लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सबसे पहली बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम। तो सेम कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर इसमें कंडक्टिविटी देखें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे? वीक से। रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगी? 1 होगी, और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत छोटी होगी। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। क्या इसमें जो आयंस की परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। चलिए, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा क्या होगा? 100% आयनाइज हो जाएगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगी। तो इसमें आयंस की परसेंटेज बहुत कम आएगी, इसमें आयंस की परसेंटेज ज़्यादा आएगी। जितनी ज़्यादा आयंस की परसेंटेज आएगी उतनी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा। नेक्स्ट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और कंसंट्रेशन भी दोनों की क्या है? सेम। तो फिर क्या देखेंगे? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो क्या होगा? दोनों में सेम होगा। तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें HCl की तो इसमें 2 आयंस आएंगे, H प्लस और Cl माइनस। और इसमें अगर हम बात करें तो H2SO4 में, तो इसमें कितने आयंस आएंगे? 3। 2 H आयन आएंगे और एक SO4-2 आएगा। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज़्यादा, उसी की कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो? सेम हो। देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है और दोनों में नंबर ऑफ आयंस भी क्या है? सेम। इसमें भी H आयन और Cl माइनस, इसमें होगा एक H आयन और एक नाइट्रेट आयन। तो इसमें भी 2 आयंस हैं, इसमें भी 2 आयंस हैं। तो फिर क्या देखेंगे? इनमें से किस आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा है? तो मोबिलिटी अगर हम बात करें H आयन दोनों में कॉमन। बात करें यहाँ Cl आयंस है और वो नाइट्रेट आयन है, तो यहाँ पे Cl आयंस में क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? स्मॉल, जिससे मोबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये मोनो एनायन है। और इसकी बात करें तो NO3 माइनस, ये पॉली एटॉमिक एनायन है, और पॉली एटॉमिक एनायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और साइज बड़ा होगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। वो उतनी इजीली मूव नहीं करेगा, या कह सकते हैं उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी स्पीड Cl माइनस की होगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आयंस की, उतनी ज़्यादा क्या होगी? कंडक्टेंस। क्लियर? तो अगर नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा होगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर चेक करेंगे किसमें आयंस ज़्यादा हैं। और अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए तो फिर क्या चेक कर लेते हैं? मोबिलिटी ऑफ आयंस। और किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी? जिसकी स्पीड क्या, जिसका साइज क्या होगा? छोटा। चलिए खैर, बात करें नोट पॉइंट। कह रहा है इफ द बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव इक्वल नंबर ऑफ आयंस, देन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग हायर मोबिलिटी आयंस प्रोवाइड हायर कंडक्टेंस। ये कह रहा है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या हो? सेम हो, तो फिर जिसमें हायर मोबिलिटी, जिस भी आयंस की हायर मोबिलिटी होगी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? हायर। तो जिस आयंस की मोबिलिटी क्या होगी? हायर, उसी की कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? हायर। नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है कंडक्टेंस ऑफ ए 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, अभी हमने देख लिया एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक देख लिए, अभी दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग देख लिए, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग देख लिया। अगर दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तो फिर देख के नहीं बता सकते जब तक हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना पता चले। दोनों, अगर दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर देगा तभी हम बता सकते हैं। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उसमें आयनाइजेशन परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो उसमें कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो अगर कंडक्टेंस ऑफ ए 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कंपेयर ओनली इफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर गिवन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो ही हम क्या कर सकते हैं? उनकी कंडक्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उसका क्या है? आयनिक परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, तो पहला इफेक्ट हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? स्पीड, क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या होगी? बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। एक और चीज़, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? आयंस के बीच में, डिफरेंट अपोजिट आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो भी क्या होगी? ब्रेक होती जाएगी, वो भी कम होती जाएगी। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीज़ें एक्सपेंड होगी, तो जो अपोजिट आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर पे 2 फैक्टर काम करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक तो क्या होगा? आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिससे मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। एक दूसरा फैक्टर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो भी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि चीजें एक्सपेंड होंगी, दो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, by increasing temperature conductance of electrolyte solution increases because kinetic energy of ions increase and all the type of attraction force will डिक्रीज, और जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो दोनों फैक्टर क्या करेंगे, उसकी कंडक्टेंस को या मोबिलिटी ऑफ आयंस को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है डाइल्यूशन, यही मेन है। डाइल्यूशन पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखें इसको। डाइल्यूशन भी, पहले डाइल्यूशन को पढ़ाने से पहले मैं दो चीजें बता दूं। हम किसी को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन लो दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें कंसंट्रेशन, जैसे हमने क्या कर लिया, कोई शरबत बना लिया, मान लीजिए हमने क्या करा, 4 चम्मच चीनी हमने एक गिलास में डाल दी, ठीक है, उससे एक शरबत बना लिया। अब हमें क्या करा, हमारा एक दोस्त और आ गया है, तो हमें क्या करना है, उसको उसको क्या करना है, शरबत को डबल कर देना है, मतलब तो कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, डाउन। तो एक तो आपने क्या करा, एक गिलास पानी और उसे एक गिलास शरबत में डाल दिया, तो 2 गिलास उसको बना लिया। तो इसमें क्या है, चीनी का अमाउंट तो सेम रहा, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो भी बन रहे होंगे उसके अंदर वो तो सेम रहे, मगर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा के कंसंट्रेशन घटा ली। तो एक तो है कि हमने वॉल्यूम को बढ़ा के अमाउंट जो था, सोल्यूट का जो अमाउंट था वो तो उतना ही रखा, मगर हमने वॉल्यूम बढ़ा के कंसंट्रेशन घटा ली, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कैसे डिक्रीज हो सकती है, या तो वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो वॉल्यूम को बढ़ा दो, या नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो, कम। तो कंसंट्रेशन दो तरीके से डिक्रीज होगी, एक तो वॉल्यूम को बढ़ा के, और या फिर क्या कर दें आप, वॉल्यूम को फिक्स रखें और अमाउंट को क्या कर दें, अमाउंट को क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, चलिए, दो पानी तो एक ही गिलास रखें मगर उसमें चीनी 2 चम्मच डाल दें। चलिए, तो देखिए, तो फिलहाल कौन सा हम लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे वो केसेस जिसमें क्या हो जाए, जिसमें हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे, अमाउंट क्यों क्या रखेंगे फिक्स। तो यहां पे जो डाइल्यूशन है वो कौन सा वाला है, जिसमें हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अमाउंट जो सोल्यूट का अमाउंट है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस, अगर नंबर ऑफ आयंस 100 है, पहले नंबर ऑफ आयंस 100 मान लीजिए 1 लीटर में थे, और अब नंबर ऑफ आयंस 100 ही रहेंगे, मगर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर, 1 लीटर से बढ़ के 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर। क्लियर हो गई बात। इस टाइप का डाइल्यूशन ले रहे हैं जिसमें जिसमें अमाउंट फिक्स रहे, नंबर ऑफ आयंस फिक्स रहे, मगर वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम बढ़ता जाए। इस टाइप का डाइल्यूशन हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी, दोनों की कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे बढ़ेगी वो समझ लीजिए। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो तो हमेशा क्या होता है, 100%, यानी कि अल्फा की वैल्यू होगी 1। जो डिसोसिएशन डिग्री है या डिसोसिएशन परसेंटेज है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो होगी 100%, और जब 100% होगा तो नंबर ऑफ आयंस तो हमेशा फिक्स रहेंगे। अब नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, फिक्स। हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ आयंस को फिक्स रखते हुए, तो क्या होगा, जो आयंस के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और आयंस के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ेगी, या कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, कम, और जिससे इंट्रैक्शन फोर्स कम होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो कम हो जाएगी, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी तो मोबिलिटी आयंस की बढ़ जाएगी, जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में समझ में आ गया। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन करेंगे, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो क्या रहेंगे, सेम। किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा 100% आयनाइज होता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% आयनाइज होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस तो क्या रहेंगे, फिक्स। मगर जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, और वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो उससे क्या होगा, आयंस के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, जिससे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिससे मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कम, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, या रूड कंसंट्रेशन के। ठीक है,
तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन को मैं कम करूंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी, और आयंस की परसेंटेज बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। आगे बात समझ में। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। जैसे जैसे और वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाएंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जिससे क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं हमेशा, तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे। मगर जैसे जैसे आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो आयंस के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, जिससे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी, तो उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो देखिए, तो अगर डाइल्यूशन जब हम कर रहे हैं, डाइल्यूशन कौन सा वाला, ध्यान रखना, डाइल्यूशन हम कर रहे हैं कौन सा वाला, जिसमें अमाउंट फिक्स रख रहे हैं, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन के केस में क्या था, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज। अगर बात करें किसके लिए, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके लिए बात करें, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे। डाइल्यूशन करने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज, या कह सकते हैं इंटर आयनिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स और अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। देयरफॉर कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज। जब फोर्स और अट्रैक्शन कम होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़े, जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स और अट्रैक्शन क्या होगी, आयंस के बीच में घटेगी, और फोर्स और अट्रैक्शन घट जाएगी तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो हमेशा वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा, देयरफॉर कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आयंस की परसेंटेज बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नोट पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है, विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम डाइल्यूशन की बात करें कह रहा है विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के, विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज बाय द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो के क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट लाइक जैसे कि कहें मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमेशा सब क्या होंगे, इंक्रीज। देखिए कंडक्टेंस भी जनरली तीन तरह, एक तो सिंपल कंडक्टेंस है, एक मोलर कंडक्टेंस, और एक क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब जो करंट फ्लो को हेल्प करे वो कहलाएगा कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस क्या है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन कैसे कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा के। अब पहले मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक गिलास शरबत था, उस एक गिलास शरबत में मान लीजिए 100 आयंस थे। अब हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 2 गिलास कर दिया, और 2 गिलास कर दिया तो उसमें क्या हो गया, आयंस तो कितने रहेंगे, अगर ऐसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास कितने आयंस हैं, 10 आयंस हैं, और मेरे पास वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर कितने आयंस आ रहे थे, पहले 10, और 10 की वजह से कंडक्टिविटी आ रही थी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, तो 1 लीटर आयंस के अंदर कितने, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस आ रहे थे, 10 आयंस आए थे, तो उन 10 आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी थी वो कहला रही थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब मैं क्या कर दूं, अब मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा के मान लीजिए कितना कर दिया, 10 लीटर, और मोल्स उसमें, आयंस उसमें वही है कितने, 10 लीटर, क्योंकि अमाउंट हम नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा, 10 लीटर में 10 आयंस है, तो 1 लीटर के हिस्से में कितने आएंगे, 1 आयन आएगा। तो पर वॉल्यूम के लिए जो आयंस है वो घट जाएंगे, जिससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, घट जाएगी। क्योंकि जो पहले 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 आयंस आ रहे थे, और अब क्या आ रहे हैं, 1 यूनिट के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने से अब 1 यूनिट के अंदर क्या आ रहे हैं, एक नंबर ऑफ आयंस घट गए, तो जिससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी, क्यों, क्योंकि वो पर वॉल्यूम के लिए डिफाइंड होती है, मगर बाकी जितने भी कंडक्टेंस हैं वो सब क्या होंगी, इंक्रीज होंगी डाइल्यूशन करने पे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज बाय द डाइल्यूशन
ऑन डाइल्यूशन या बाय डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, और पर वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो पर वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती है, वो टोटल वॉल्यूम के लिए डिफाइन नहीं होती। और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे तो पर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि के क्या होती है, डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज होगी, बाकी जितने भी कंडक्टेंस हैं वो सब क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। देखिए, ऑन डाइल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। ठीक है जी। तो अगर मोलर 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 की या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें किस पे, सॉल्यूशन की, तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी कब, डाइल्यूशन करने पे। तो डाइल्यूशन करने पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी वो बढ़ रही थी, बाकी वो घट रही थी, और बाकी सब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो ऑन डाइल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए, देख रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये कह रहा है द इंक्रीज इन मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अल्फा। ये कह रहा है जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होगा, इंक्रीज, बाय विच नंबर ऑफ आयंस पर मोल। तो नंबर ऑफ आयंस पर मोल, ये कह सकते हैं पर इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो उससे नंबर ऑफ आयंस पर मोल या पर इक्विवेलेंट किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, जिससे कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो कंसंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, वो कितना रहेगा, 1। बट डाइल्यूशन, तो कह रहे हैं कि जब डाइल्यूट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो पर वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, बट डाइल्यूशन मेक द आयंस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, बाय विच द स्पीड ऑफ द आयंस इंक्रीज, विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द मोलर कंडक्टेंस और या इक्वलर कंडक्टेंस। ये कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो क्या रहती है, फिक्स रहती है, 100% रहती है, अल्फा कितना रहता है, 1। तो उससे नंबर ऑफ आयंस तो क्या होंगे, सेम रहेंगे। मगर क्या होगा, जो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, तो जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होगी, मतलब आयंस क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स थी वो क्या होगी, डिक्रीज। और इंट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगी, ये इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी, तो इससे स्पीड क्या हो जाएगी, आयंस की बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा क्या होगा, 1, बट डाइल्यूशन मेक द आयंस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ईच अदर, by which the speed of ions increase, which result in the increase of the molar conductance और equivalent conductance। देखिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम। अब देखिए, जब हम डाइल्यूशन करते जाएं, डाइल्यूशन करते जाएं, डाइल्यूशन करते जाएं तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक लिमिट पे तो जाके रुकेगी, उसके बाद तो बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे हमारे पास क्या है, हमने एक गिलास शरबत बनाया तो उसमें क्या है, एक दोस्त आ गया, एक गिलास पानी मिला लिया, ठीक है, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त और आ गया तो उसको एक और दोस्त आ गया, एक गिलास पानी और मिला लिया, तो उसकी मिठास और कम, पहले सबसे ज़्यादा मीठा था और मिठास कम हो गई, एक गिलास पानी और मिला दिया, मिठास और कम हो गई, और पानी मिला दें एक गिलास और तो मिठास और कम हो गई, अब और एक गिलास पानी मिला दें तो मिठास और भी कम, और मिलाते ही जाएं, उसमें अब एक डब्बा पानी और मिला दें तो मिठास खत्म ही हो गया, अब उसमें 2 डब्बे मिलाओ, 5 डब्बे मिलाओ, उसकी मिठास ऑलमोस्ट अब इंक्रीज डिक्रीज होना बंद हो जाएगी। तो सेम कहानी है। तो डाइल्यूशन करते करते कंडक्टेंस बढ़ेगी, मगर एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो जब कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाए तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वो क्या हो जाती है, फिक्स होगी। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और या लिमिटिंग ये बोलते हैं, और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिट मतलब इससे और ऊपर नहीं जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कि आप फर्दर डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या लिख देंगे उसे, लैम्डा। देखिए, लैम्डा मतलब कंडक्टिविटी, एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे इनफाइनाइट लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए। तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। चलिए
अब ये कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये टॉपिक 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं बहुत बार, ठीक है। तो इसको जरा और अच्छे से समझें, जो बातें अभी मैंने बताई वे भी और ये जो आगे बता रहे हैं ये भी। तो देखिए अब केस फर्स्ट करें, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो पहले देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन घटा रहा हूँ, मगर कंसंट्रेशन कैसे घटा रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा के। तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब डाइल्यूशन घटेगी, जिससे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। यही तो बात थी। अब मैं क्या करूँ, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दूँ, इन्फिनिटी। वॉल्यूम क्या कर दूँ, इनफाइनाइट, जिसपे क्या होगा, वॉल्यूम क्या कर दूंगा, इनफाइनाइट। तो उस समय कंसंट्रेशन क्या मानी जाएगी, इसकी जीरो मानी जाएगी, मतलब ऐसा इमेजिन होगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जब हम क्या करेंगे, ये जीरो तो होगी नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ होगी, टेंस करेगी, इसलिए इजिकल टू जीरो नहीं लिखी, टेंस करेगी, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन होगी। आप क्या करेंगे, पूरी क्या करिए, पूरे टैंक में आप एक चीनी का दाना डालिए तो उसकी कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन होगी। वो अलग बात है कि वो जीरो को टेंस करेगी। तो देखिए, तो जब वॉल्यूम इनफाइनाइट को टेंस करेगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, जब वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो जो कंसंट्रेशन है वो किसको टेंस करेगी, जीरो को। और उस समय जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम को टेंस करेगी, लिमिटिंग वैल्यू को टेंस करेगी। और लिमिटिंग वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक, ये मैक्सिमम हो गई। देखिए जरा, अब इसमें बात करें डिवाई एंड हैकल्स इक्वेशन। डिवाई और हैकल्स की इक्वेशन है, उसने क्या दिया था इसके बारे में कि जो कंसंट्रेशन के साथ किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन के साथ में वो इस टाइप से वेरी करती है। ये इक्वेशन उन्होंने दी थी, दोनों ने, क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, माइनस बी इंटू रूट सी। रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन, और बी क्या था, इनका कांस्टेंट था, जिसे क्या बोल देते हैं, डिवाई एंड हैकल्स इक्वेशन कांस्टेंट। क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, और ये एक मोलर कंडक्टिविटी हो गई किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, या कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो जो कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम से माइनस कर देंगे कितना, बी रूट सी। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ देखिए, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसमें, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन पे और इनटू रूट सी में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, तो देखिए किस में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो इसमें और एक सी में। तो ये तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो तो हो गया y, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है रूट सी वो हो गया x। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये तो हो गया सी। तो इंटरसेप्ट तो कैसा है, प्लस का है, तो ग्राफ कहीं जीरो, अगर देखिए इंटरसेप्ट जीरो होता तो ग्राफ जीरो से शुरू होता, इंटरसेप्ट प्लस का है तो ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा, ठीक। चलिए, अब दूसरी बात, अब जैसे अब स्लोप की बात करें तो स्लोप इसमें कितना है, माइनस बी। तो स्लोप कैसा है, माइनस का है, माइनस का है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे, और बी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा, डाउन में क्या है, घटता चला जाएगा, तो यहां से शुरू होगा और क्या होता जाएगा, डिक्रीज। क्लियर। तो इंटरसेप्ट प्लस का है तो इसलिए ग्राफ कहीं प्लस से ऊपर से शुरू होगा। स्लोप कैसा है, माइनस का, तो ग्राफ नीचे आएगा, और स्लोप है कैसा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। मगर इसको यहाँ मीट नहीं कर रहे हैं अभी, जरा देखिए, तो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे KCl हो, NaCl हो। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी सी, लैम्डा MC क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ डिवाई एंड हैकल्स, ठीक है। डिवाई और हैकल्स का कांस्टेंट है बी। और ये बी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्री। जो बी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में कि ये जो बी है हैकल्स का बी कांस्टेंट, ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो बी डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है। किस टाइप से स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है तो मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ NaCl और KCl, NaCl में नंबर ऑफ कैटायन एनायंस क्या है, 1 और 1, और KCl, NaCl और KCl में नंबर ऑफ आयंस और कैटायंस इक्वल है, और इक्वल है तो इनके लिए V की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब इनके स्टोइचियोमेट्रीज इक्वल हैं, जितने कैटायंस हैं, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन दोनों में इक्वल हैं, तो दोनों का B क्या होगा, सेम। जैसे A2B और इसमें AB2, ठीक है, तो दोनों का स्टोइचियोमेट्री सेम।
मतलब टोटल आयंस क्या होने चाहिए, इक्वल, चाहे कैटायन इक्वल हो, चाहे कैटायन, मतलब टोटल कैटायन एनायन मिला के, इसमें टोटल कैटायन आयन कितने आएंगे 2, इसमें भी कितने आएंगे 2, तो इनका बी इक्वल था। इसमें कैटायंस और एनायंस मिलके कितने आएंगे 3, वो अलग बात है कि इसमें कैटायन 2 है एनायन 1 है, और इसमें एनायन 1 है और कैटायन 2 है। तो नंबर ऑफ कैटायन एनायंस, इसमें टोटल आयंस 3 है और इसमें भी टोटल आयंस 3 है, तो इन दोनों के लिए बी की वैल्यू क्या होगी, सेम। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ध्यान रखें इसको। अब देखिए, molar conductivity infinite can be found from the intercept by the extraction of the this line। समझिए क्या है, एक मिनट। देखिए ये हमारे पास क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसिडरेशन के साथ में इसका जो स्लोप है वो एकदम कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, ये इस स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है तो इसको लाइन को बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा के जिस भी पॉइंट पर यहाँ कट करेगी उस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाएगी, किस पे, जीरो कंसेंट्रेशन पे। आगे बात समझ में नहीं? तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट या लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैसे, इस ग्राफ को सीधा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, और एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक मोलर कंडक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब बात करें केस सेकेंड, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, 100% आयनाइज नहीं होगा। जैसे हम बात करें ए बी, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी टू ब्रेक होगा कैटायन और एनायन में, मगर कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल, फॉरवर्ड भी बनेगा और वापस आयन से वापस बैकवर्ड भी होगी। तो मान लीजिए टी इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियली क्या है, इसकी कंसिडरेशन सी थी, इनकी 0 0 थी। अब क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्टेट पे मान लीजिए इसमें से कितना घटा, अगर 1 के लिए, अगर 1 मोल के लिए कितना घट रहा है अल्फा, तो सी के लिए कितना घटेगा, सी अल्फा। तो इसमें से अगर सी अल्फा घटा तो इसका भी कितना बनेगा, सी अल्फा, और इसका भी बनेगा सी अल्फा। क्यों? क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 1। अगर 1 के लिए कितना, 1 स्टोइचियोमेट्रिकली सी अल्फा घट रहा है तो 1 के लिए कितना बनेगा, सी अल्फा, और 1 के लिए कितना बनेगा, सी अल्फा। ये क्या हो गया, जब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब बात कर लें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लाऊंगा तो यहाँ पे ये इसकी कंसिडरेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। तो इनफाइनाइट, जब ये कंसिडरेशन, ये कह सकते हैं वॉल्यूम किसको टेंस करेगा, जब वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो कंसिडरेशन 0 को टेंस करेगी, किसकी, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मगर उनकी कंसिडरेशन क्या होगी, ये 100% समझ लीजिए क्या हो चुका होगा, रिड्यूस हो चुका होगा। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज नहीं होते, मगर हमने क्या मान लिया, ऐसा लेट कर लिया, जबकि जब कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, 0 को टेंस करेगी, कह सकते हैं वॉल्यूम जब इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो उस समय इसकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो और वो कितनी हो जाएगी, सी, और वो कितनी हो जाएगी, सी, क्योंकि अगर इसकी सी से घट के 0 हो गई तो उनकी 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी, सी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 1 था। अब देखिए, अब मैं बात करूं जो मोलर कंडक्टिविटी है, कि मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितनी ज्यादा आयंस होंगे पर वॉल्यूम, उतना ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक, अब आयंस हैं कौन कौन, एक तो ए प्लस और एक बी माइनस। तो कंसंट्रेशन किसकी, ए प्लस की, और प्लस प्लस इंटू नहीं प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की। तो देखिए ए की कंसिडरेशन प्लस बी की कंसिडरेशन, ये क्या हो जाएगी, टोटल आयंस की कंसिडरेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयंस की कंसिडरेशन, और आयंस की कंसिडरेशन का मतलब कैटायन की कंसिडरेशन प्लस एनायन की कंसिडरेशन। अब कैटायन की कंसिडरेशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है कितनी, सी अल्फा, और ये भी कितनी है, सी अल्फा, तो सी अल्फा प्लस सी अल्फा। ठीक, अब यहां से हम ये कितना हो गया, 2 सी अल्फा, इसे इक्वेशन हो गई 1। ये किस पे, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। अब बात कर लें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये भी सी और वो भी सी, मतलब कैटायन की कंसंट्रेशन भी सी और एनायन की भी सी, तो सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनको मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो 2C से 2C कैंसिल, ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां से एक रिजल्ट आ गया कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो निकल सकती है किससे, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अगर ये मोलर वाली है तो मोलर वाले से भी निकल सकता है, और इक्विवेलेंट वाली है तो इक्विवेलेंट वाली से भी। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या अगर ये इक्विवेलेंट वाली है तो ये भी इक्विवेलेंट वाली। चलिए अब बात करें, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल लें, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो कैसा आएगा, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। प्रोडक्ट कौन है,
कैटायन और एनायन, इन दोनों की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट जो था इलेक्ट्रोलाइट्स जो था AB। ये कितना था सी अल्फा, और ये भी कितना था सी अल्फा, तो सी अल्फा का क्या हो गया स्क्वायर, और अपॉन ये कितना बच रहा था उस समय सी माइनस सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा। यहाँ से हम क्या करें, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ, अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो देखिए ऊपर तो हो गया, वो यहाँ से सी कॉमन ले लूँगा तो एक सी से एक सी जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो ये होगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और अब नीचे में सी कॉमन ले लूँगा तो एक सी से सी कटेगा तो क्या बचेगा सी अल्फा स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा जब सी कॉमन हो चुका होगा। अब ये क्या है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अगर वो 5% से, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 5% से कम है तो ये अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ, तो इसे 1 मान लेंगे तो बस क्या रह जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू, इस वैल्यू को सी अल्फा मान सकते हैं, यानी कि 1 माइनस अल्फा को क्या मान सकते हैं 1, या कह सकते हैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। कब ये 0 तभी मानेंगे, इसको नेग्लेक्ट जब भी करेंगे जब परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 5% से 5% से कम हो। चलिए, तो यहां से जो के ए आ गया वो कितना आ गया सी अल्फा स्क्वायर, ठीक, के ए कितना आ गया सी अल्फा स्क्वायर। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, अगर मैं यहां से अल्फा निकाल लूं तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा के अपॉन सी, के ए अपॉन सी, और इसका रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा रूट। अब इस अल्फा की वैल्यू जरा यहां रखिए, इस अल्फा की वैल्यू कहां रख दो, इस अल्फा की वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि लिमिटेड वैल्यू मैक्सिमम, ये क्या है कंडक्ट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टिविटी वो तो फिक्स होगी, ठीक, ये कांस्टेंट और ये के कांस्टेंट, और ये अपॉन में क्या आएगा रूट, तो अपॉन क्या आएगा रूट के अपॉन सी, और रूट सी को ले जाऊं इधर तो लैम्डा, लैम्डा एम किस पे कंसंट्रेशन पे, और इनटू रूट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये और एक हो जाएगा रूट के, ये भी कांस्टेंट रूट के भी कांस्टेंट, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट। तो कह सकते हैं यहां से क्या आ गया, तो यहां से अगर हम देखें तो ये कंडीशन बनी कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे इनटू रूट सी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट आएगा, किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनटू रूट के भी कांस्टेंट और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये देखिए, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसमें, एक तो मोलर कंडक्टिविटी में और रूट सी के बीच में, तो मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये एक तरीके से ऐसे ही तो है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए y मान लूं, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लूं, तो ये तो y कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x, तो x इंटू वाई अगर क्या हो कांस्टेंट तो ये कैसा ग्राफ होता है, हाइपरबोला होता है कि नहीं होता है, ये कह सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके x के, तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये कह सकते हैं y इंटू एक्स इजिकल टू क्या हो कांस्टेंट, तो इसका मतलब y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x के, और जब x और y एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा हाइपरबोला। अब सुनिए, अब हमें क्या करना है, ये क्या किसके लिए हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कोई एसिडिक एसिड हो जाए तो ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, तो इसमें इसके लिए ग्राफ हो गया, तो इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ देखिए इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम करें मोलर कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप लगातार क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है जब स्लोप लगातार चेंज हो रहा है तो अब इस पॉइंट को, इस लाइन को बढ़ा के मैं इस पे कट नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्लोप क्या कर रहा है लगातार वेरी कर रहा है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसका स्लोप क्या था कांस्टेंट, और कांस्टेंट था तो मैंने उसी लाइन को आगे बढ़ा के देख लिया किस पॉइंट पे कट करेगा, अब इसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे मीट नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्लोप लगातार वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है तो हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, और नहीं बढ़ा सकते तो कह सकते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस मेथड के थ्रू नहीं निकाली जा सकती, ठीक, तो फिर वो किस मेथड के थ्रू निकाली जाएगी, उसके लिए एक नया लो है कोहलराच लो। तो देखिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट, so it cannot be exploited to the determined lambda infinite, कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो इट इज डिटरमाइंड बाय द कोहलराच लॉ। तो इस ये क्या है फिर किससे निकाली जाएगी, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं था और स्लोप कांस्टेंट ही है तो उसे एक्सटेंड करके आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर ये वैल्यू कैसे निकलेगी, किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो कोहलराच लॉ से निकलेगी। अब क्या है ये लॉ वो देख लीजिए, तो कोहलराच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये कह रहा है जो कोहलराच लॉ है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब
किसी भी आयंस की जो कंडक्टिविटी है, किसी भी आयंस की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट रहती है किसी अनोदर आयन से। मतलब कि जैसे Cl आयंस है तो Cl आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो फिक्स रहेगी, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि उसके साथ में के प्लस आयंस है या Na प्लस आयंस है। जैसे KCl, तो KCl में Cl आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वही क्या होगी, NaCl में भी Cl की वही होगी। तो Cl आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो NaCl के अंदर होगी वही किसके अंदर होगी, KCl के अंदर होगी। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो किसके साथ अटैच है। क्लियर होगी बात? तो ये, तो अगर कोलराज लॉ को आप बिल्कुल एक छोटी सी लाइन में कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं। तो कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो कोलराज लॉ बताता है कि आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट रहती है माइग्रेशन से। ठीक है, मतलब वो किसके साथ माइग्रेट हो रहा है, किसके साथ अटैच हो रहा है। चलिए बात कर लें अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी आयंस is independent from the presence of the other ions। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी पर्टिकुलर आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट रहती है प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। ठीक है, अदर आयंस कौन सा प्रेजेंट है कि नहीं है उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसी बात को दूसरी तरीके से कह सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू the sum of molar ionic conductivity of all, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, all the ions present in the solution। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो इक्वल होगी सम ऑफ मोलर आयंस कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उन सब आयंस की जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी है उन सब के सम के इक्वल होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। समझिए जरा एग्जांपल से, जैसे NaCl है तो NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये किस किस से मिलकर बना होगा, इसके अंदर कौन कौन से आयंस होंगे, Na प्लस आयंस होगा और Cl माइनस आयंस होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। जैसे इसकी बात करें एसीटेट आयन की, तो इसमें क्या होगा, एसीटेट आयन की बात करें तो इसमें क्या होगा एच आयन और इसमें क्या होगा ओ एच आयन। ये तो एक तो एसीटेट आयन बनेगा और एक एच आयन बनेगा, तो दो आयंस आएंगे, एक एसीटेट आयंस और एक एच आयंस। तो इसमें दो आयंस आ रहे हैं, तो इन दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वही क्या होगा इस एसिड की मोलर कंडक्टिविटी होगी किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब देखिए टोटल आयंस कितने थे इसमें, दो, तो दोनों के सम से मिल रही है ये। अब जैसे K2SO4, तो K2SO4 में कितने आयंस होंगे, 3, 2 तो होंगे K प्लस और एक क्या होगा SO4 माइनस 2, मतलब एक सल्फेट आयंस और दो पोटेशियम आयंस। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K कैटायंस K प्लस इनटू साथ में क्या होना है 2, क्योंकि इसके कैसे इतने ये जो आयंस हैं कितने होंगे इसके अंदर 2 होंगे, और प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, सल्फेट आयंस की। तो सल्फेट आयंस एक था तो इनटू 1, मतलब जो भी स्टोइचियोमेट्री हो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। देखिए अब मैं क्या करूं, ये मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, K2SO4 की। अब वो कहे इसकी हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अब इक्विवेलेंट को मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल होगा, अगर हम बात करें जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर है कितना इसका, इस इलेक्ट्रोलाइट्स का एन फैक्टर क्या है, जो भी टोटल चार्ज ऑफ कैटायन हो या टोटल चार्ज ऑफ एनायन हो। तो फिलहाल टोटल चार्ज कितना है, +2 या -2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। अगर हमें क्या करना है तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल होती है इक्वल कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना तो एन फैक्टर को किसके अपॉन में ले जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस के। तो मोलर कंडक्टेंस को अगर डिवाइड कर दें बैलेंसी फैक्टर से या एन फैक्टर से तो वो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन जाएगी। तो अगर इसको मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना तो इसके बैलेंसी फैक्टर से इसे क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो मोलर कंडक्टेंस को अगर बैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये क्या हो चुकी है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टेंस के बाई 2 के इक्वल होगी। चलिए इधर देखिए,
अब ये भी आयंस की क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, तो इनको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में करना पड़ेगा, तो इसी किससे डिवाइड करेंगे, बैलेंसी फैक्टर से। अब किसका बैलेंसी फैक्टर, देखिए टोटल चार्ज कितना है, के पे +1 है मगर है तो 2, तो टोटल बैलेंसी फैक्टर तो 2 है, तो बाई 2। इसका भी क्या होगा, इस पे भी चार्ज कितना है -2, तो क्या कर देंगे बाई 2, तो इस मोलर वाली को बाई 2 कर देंगे, मोलर वाली को बाई 2 कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इक्विवेलेंट में। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, अब समझिए बात को। जैसे अब मैंने क्या करा, मैंने क्या निकाला, मोलर कंडक्टेंस निकाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, K2Cr2 7 की। तो वो क्या है, कैटायंस ऑफ के की कंडक्टिविटी प्लस कैटायंस ऑफ सल्फेट आयंस की कंडक्टिविटी, दोनों आयंस की कंडक्टिविटी को ऐड कर लिया, और इनके जो स्टिचोमेट्री हैं वो कहाँ चले गए, मल्टीप्लाई में। किस केस में, जब मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। मगर जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अगर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, कैटायंस की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी हो गई है, कैटायंस की, के प्लस की, और प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायंस की, मगर इनके स्टिचोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर ये 2 है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा, 1 है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस में स्टिचोमेट्री मल्टीप्लाई में आएंगे, और इक्विवेलेंट जब कंडक्टेंस निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो स्टिचोमेट्री है वो मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। सिर्फ इसमें क्या रखना, सिर्फ कैटायन रख, सिर्फ कैटायन और एनायन, इसलिए इसमें ऑल वर्ड नहीं आएगा। उसमें क्या रहा था, ऑल वर्ड, मतलब जितने आयंस हैं सबकी कंडक्टिविटी। तो आयंस कितने थे इसमें, 3, 2 के प्लस थे और एक SO4 माइनस था, तो इसलिए के प्लस की कंडक्टिविटी कितने की, 2 की, और SO4 आयंस की कंडक्टिविटी 1 की। इसमें क्या है, इसमें ऑल वर्ड नहीं आएगा, इसमें सिर्फ देखना है कैटायंस और एनायंस, टोटल की बात नहीं होनी, सिर्फ आयंस की कंडक्टिविटी देखनी। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे सभी के आयंस की कंडक्टिविटी ऐड करके आएगा। एक ही टाइप का अगर 2 बार आएगा तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इसमें ऑल वर्ड लग रहा था, इसमें ऑल वर्ड नहीं लगेगा जब इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट आयंस। देखिए इक्विवेलेंट आयंस, उसमें क्या था, ऑल द आयंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आयंस कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। तो कैटायन और एनायन की जो कंडक्टिविटी का सम है वही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर ये इनफाइनाइट पे निकाल रहे हैं तो वो भी इनफाइनाइट पे। क्लियर। तो देखिए, तो जैसे Al2SO4 और 3 की अगर मैं क्या निकालूं, मोलर कंडक्टेंस निकालूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो एल्युमिनियम की Al+3 की कंडक्टेंस और SO4-2 की मोलर कंडक्टेंस। मगर इसके एल्युमिनियम आयंस कितने बनेंगे, 2, तो इंटू 2, और सल्फेट आयन कितने बनेंगे, 3, तो इंटू 3। ये तो मोलर कंडक्टेंस हो गई। और जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालूंगा तो सिर्फ एल्युमिनियम आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और सल्फेट आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनकी जो स्टिचोमेट्री है वो मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोहलराज लॉ। एप्लीकेशन समझिए, इसकी बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। ये कह रहा है टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। कैसे, जैसे वो कह रहा है कि हमारे पास क्या करना है, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH की, इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है। अब इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो किससे आएगी, इसकी ये हमें निकालनी है, और ये हमें गिवन है कि मोलर कंडक्टेंस किसका, NH4Cl का, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका, BaOH का होल ट्वाइस का, और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके, BaCl2 का। ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना है। ये देखिए, इसकी जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, इसमें कौन कौन से आयंस आ रहे हैं, एक तो अमोनियम और एक हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयंस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनके सम के इक्वल होगी। अब ये आयंस की कंडक्टिविटी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी, देखिए अमोनियम आयंस तो इससे मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी कंडक्टिविटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अमोनियम आयंस प्लस Cl आयंस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Ba+2 आयंस और इंटू OH आयंस की कंडक्टिविटी इंटू क्या करना पड़ेगा, 2, और यहाँ पे क्या आएगा, Ba+2 की कंडक्टिविटी प्लस Cl आयंस की कंडक्टिविटी का क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस। तो इसको ऐसे खोज सकते हैं। अब देखिए, इन तीनों की वैल्यू हमें पता होगी, इन तीनों की वैल्यू दे रखी होगी और इसकी पूछ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी इसके इक्वल होगी। अब ये आयंस हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे, अमोनियम आयंस मुझे पहले से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, तो इसको तो प्लस करिए, और ये OH आयंस मुझे किस में मिल जाएगा, सेकंड में, और मुझे चाहिए कितना, 1 मोल, और यहाँ है कितने, 2 मोल। तो फर्स्ट में देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करिए सेकंड इक्वेशन, मगर सेकंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि एक OH आयन चाहिए और आ कितने रहे वहाँ, 2। तो इसमें ऐड करिए इसको हाफ करके, तो देखिए फर्स्ट में ऐड करिए सेकंड को डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक। अब जब इसको और इसको ऐड कर दिया
तो क्या एक्स्ट्रा आ गया होगा जी साहब, जब हमने पहली को दूसरी में ऐड करा तो ये Cl माइनस एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो Cl माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस सेकंड वाली इस थर्ड वाली को क्या कर दो माइनस। मगर मुझे एक Cl एक्स्ट्रा आया और यहाँ पे Cl अगर इसको माइनस करूंगा तो कितने Cl माइनस हो जाएंगे, दो। तो इसका भी हाफ करके जब माइनस कर देंगे तो थर्ड वाली को क्या कर देंगे माइनस कर, थर्ड वाली को माइनस कर देंगे क्या करके, हाफ करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये माइनस। क्लियर। तो देखिए तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे आ जाएगी, अगर इसकी कितनी एक्स, तो एक्स प्लस बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा Z/2। मतलब पहली ऐड हो गई, दूसरी ऐड हो गई हाफ होके, और तीसरी माइनस हो गई हाफ होके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में हम कोलराज लॉ का यूज कर सकते हैं। कैसे निकल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रेशो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, अल्फा। दूसरा, इस प्रॉब्लम देख लीजिए एक, इस पे ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट 0.2 मोलर कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट एट एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आर कितना है जी, ये मोलर कंडक्टिविटी 0.2 मोलर कंसंट्रेशन पे तो ये है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी है। ठीक है जी, किसकी, एसिडिक एसिड की रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड मतलब Ka। चलिए अब मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कंसंट्रेशन वाली तो कितनी देर की, 4.8, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कितनी देर की, 400। सोल्व कर लूंगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट K, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होगा, एसिडिक एसिड के लिए भी हमने देखा था पीछे, क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये अगर डिग्री, इसको हम क्या मान सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा को क्या मान सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, 1। तो इसे क्या लिख लेते हैं, C अल्फा स्क्वायर। तो Ka इज इक्वल टू क्या था, C अल्फा स्क्वायर। तो बस यहां से हमें क्या है, C हमें पता है कितनी, 0.2, देखिए 0.2 मोलर कंसंट्रेशन, और अल्फा हमें यहां से निकाल गई, तो अल्फा का स्क्वायर। बस सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी S, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ द स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कोलराज लॉ का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन कैलकुलेट करवा लेता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और कॉम्पिटिशन में भी, मगर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन अक्सर दे देता है 3 नंबर में, जरा देख लें इसको। नोट पॉइंट क्या है, ये कह रहा है फॉर ए स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक जैसे कि AgCl, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसने कह दिया स्पाइंगली सॉल्युबल, स्पाइंगली सॉल्युबल मतलब बहुत लेस सॉल्युबल, ना के बराबर सॉल्युबिलिटी है। तो ना के बराबर सॉल्युबिलिटी है, तो जो सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन पे होगी वही समझ लो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे होगी, क्योंकि एक तो कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी ही बहुत कम है। अब वो कंसंट्रेशन के साथ में वेरी कर रही होगी, उससे क्या उम्मीद करें, आगे बात समझ में नहीं। एक तो क्या है, वैसे ही गिग्गल है, अब उससे उम्मीद कर लें कि वो कुछ काम कर देगा तो बात ही बेकार हो गई। ठीक है, तो चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी अगर स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या है, जो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे है या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट सेम होती है। इनमें जो डिफरेंस, इनमें जो गैप है वो ना के बराबर, बहुत वेरी स्मॉल, इसलिए ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, सेम। दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, स्पाइंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसे ही हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन मान लेते हैं। मतलब इसी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, ये। चलिए जी, दूसरा ये कह रहा है डाइल्यूशन डज नॉट चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाइल्यूशन से क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी को तो मोलर कंडक्टिविटी, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या हो रही थी, घट रही थी। मगर बाकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो डाइल्यूशन करने पे जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, मगर किसकी भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि पर वॉल्यूम आयंस घट गए थे। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, वो आयंस की, पर्टिकुलर आयंस
तो AgCl इसकी कंडक्टिविटी घट सकती बढ़ सकती है डाइल्यूशन पे, मगर Ag प्लस की या Cl माइनस की कंडक्टिविटी फिक्स रहेगी। तो आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के घटने या बढ़ने पे डिपेंड नहीं करती। डाइल्यूशन करने पे जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स है, पूरा जो सॉल्ट है, उसकी ओवरऑल कंडक्टिविटी घट बढ़ सकती है, मगर क्या होगा, पर्टिकुलर एक आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पे चेंज डिपेंड नहीं करती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी छोटी बातें। तो डाइल्यूशन डज नॉट चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। देखिए जी, अब AgCl कोई सॉलिड था, इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, टूट गया होगा बेचारा, कम सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है तो कंप्लीटली टूटेगा नहीं, ठीक है। कम लेस सॉल्युबल है, स्पाइनली सॉल्युबल है, तो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाएगा, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो गया, Ag प्लस एक्वस बन गया होगा, Cl माइनस एक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लीजिए S मान ली, इसकी भी S मान ली, सॉल्युबिलिटी सेम ही मानी जाती है आयंस की। चलिए, तो इसका जो KSP होगा, KSP के साथ प्रोडक्ट की जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसे क्या बोलते हैं, KSP। तो KSP क्या होगा, Ag प्लस, अगर हम बात करें KSP किसकी, AgCl की, तो वो क्या होगा, Ag प्लस आयंस की कंसंट्रेशन और Cl आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वही क्या कहलाएगा, किस पे, सैचुरेटेड वैल्यू पे। और सभी सैचुरेटेड है इसमें, बस बता दिया मैंने हर एक पॉइंट क्या माना जाएगा इसमें सैचुरेटेड। तो वो क्या हो गई, ये क्या कहलाएगा, KSP। अब ये भी सॉल्युबिलिटी कितनी है, x, और ये भी क्या है, सॉल्युबिलिटी। जो कंसंट्रेशन है वही क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन एक ही बात है, मोल पर लीटर। तो हम इसकी जगह ये क्या हो गया, S, और ये भी क्या हो गया, S। तो जो KSP है वो कितना हो गया, S स्क्वायर। जहाँ तो KSP क्या हो गया, S स्क्वायर, जहाँ पे S क्या है, सॉल्युबिलिटी है। चलिए, तो ऐसा क्यों, तो ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी भी स्पाइनली सॉल्ट के लिए क्या माने जाती है, ऑलमोस्ट सेम। तो इनको ऑलमोस्ट क्या मानेंगे, सेम। चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, जो हम ये फॉर्मूला किसका लगाते थे, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे वो इक्वल टू होता था 1000 K/m, यही तो होता था। मगर इसी कंसंट्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट, या ठीक है। तो इस इनफाइनाइट को इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये दिया हो या ये दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, अभी ये पीछे आप पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो क्या था, 1000 इंटू के अपॉन क्या था, मोलर, ये तो मोलरिटी थी, और ये क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलिए, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन या ये मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, और ये सॉल्युबिलिटी भी मोल पर लीटर। तो इसकी मोलरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिडिटी लिख सकते हैं। तो बस मोलरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, और बस बात खत्म हो गई। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1000 K अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो समझ गए बात। जो कंसंट्रेशन है स्पाइनली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो मोलरिटी है वही कंसंट्रेशन हो गई, और जो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे थी वही किस पे होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए प्रॉब्लम एक, एट ए सर्टेन टेम्परेचर the saturated solution of the AgCl, the saturated solution of AgCl has इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कितनी जी, 1.8 इंटू 10 की पावर -6। ये क्या हो गया, ओम इनवर्स या बोल सकते हैं मोल सेकेंड इनवर्स। द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड Cl आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है, Ag प्लस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कितनी है ये, और Cl आयंस की इतनी, ठीक है। चलिए, रेस्पेक्टिवली फाइंड द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट द दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे इस AgCl की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। मुझे क्या दे रखा है, इसने कहा था एट ए सर्टेन टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl हैज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कितनी हो गई थी, 1.8 इंटू 10 की पावर -6, और Ag प्लस और Cl माइनस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है वो कितनी दे रही है, और क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, मुझे क्या दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी मुझे किसकी लेनी है, AgCl की, जिसका KSP निकालना है या जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, उसी की मुझे क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। अब AgCl की किससे पता चलेगी, मुझे AgCl की तो सीधी सीधी नहीं दे रखी, मगर Ag आयंस की दे रखी है और Cl आयंस की दे रखी है। देखो ये रही दोनों की, Ag आयंस की ये रही और Cl आयंस की ये रही। तो इन दोनों को अगर मैं AgCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसकी है ये, AgCl की, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Ag प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये AgCl की मोलर कंडक्टिविटी आ गई। नेक्स्ट, तो बस अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है।
कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, 1000 के अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। के मतलब कंडक्टिविटी, वो उसने दे रखी 1.8 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमने निकाल ली कितनी, 110। तो यहां से क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना, केएसपी। तो केएसपी किसका, केएसपी किसका, एजीसीएल का। एजीसीएल का केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, एस सॉल्युबिलिटी इसकी, एस इसकी, जब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एस स्क्वायर। तो बस इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, केएसपी का, एजीसीएल का क्या आ जाएगा, केएसपी। नेक्स्ट, conductivity of a saturated solution, conductivity of a saturated solution of AgCl is कितना है, 2.2 इंटू 10⁻⁻6। AgCl की ये कंडक्टिविटी बता दी, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। AgCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी दे दी इतनी। चलिए, द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, और वाटर की कंडक्टिविटी दे दी इतनी। इफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, HCl एंड नाइट्रिक एसिड आर इतनी इतने इतने। ये तो AgNO3 की है, और ये किसकी, HCl की है, और ये किसकी, AgNO3 की है। किस पे, मोलर कंडक्टिविटी है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रेस्पेक्टिवली। ठीक, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, सेम क्वेश्चन है। मुझे क्या चाहिए, इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लूंगा अगर बस मुझे क्या चल जाए, पता चल जाए AgCl की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब AgCl की मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट तो देनी रखी, तो किसकी दे रखी है मुझे, एक तो किसकी दे रखी है, AgNO3 की। तो AgNO3 और एक दे रखा है HCl और एक HNO3। मुझे चाहिए Ag की और Cl की। तो Ag की तो मिल जाएगी यहां से, और Cl की मिल जाएगी इससे। तो इन दोनों को ऐड करूं, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें Ag का भी आ गया और Cl का भी आ गया, मगर एक्स्ट्रा किसका आ गया, एक तो NO3 का और एक H का। तो माइनस किसको कर दूंगा, HNO3 को। तो दिस प्लस दिस माइनस कर देंगे दिस। तो देखिए, तो हम क्या कर लेंगे, यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, यहां से मुझे पता चल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे AgCl की कैसा आ जाएगी। HCl में ऐड कर दीजिए AgNO3, इन दोनों को ऐड करिए और माइनस कर देंगे HNO3। तो देखिए, इस H से ये H खत्म और NO3 से NO3 कम, क्या बचेगा, Ag और HCl। तो इन दोनों को ऐड करके तीसरी को माइनस कर देंगे। तो ये किस, मोलर कंडक्टिविटी आ गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, AgCl की। मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब हमें क्या बात करना है, ये कंडक्टिविटी और निकालनी है। अब मुझे जो कंडक्टिविटी है वो देखो किसकी दे रखी है, कंडक्टिविटी उसने दे रखी है, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज इतने इतने सॉल्यूशन की। ये कंडक्टिविटी किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी, ना कि AgCl की। अब इसकी और साथ में किसकी दे रखी, वाटर की। तो मुझे सिर्फ किसकी चाहिए, AgCl की। तो ऐसे समझिए, सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट तो कौन हो गया, सोल्यूट तो हो गया AgCl, सोलवेंट कौन हो गया, वाटर, और इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो मुझे तो सॉल्यूट की निकालनी, मतलब AgCl की। तो सॉल्यूट की इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की निकालनी, तो सॉल्यूशन में से इसको सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, माइनस। तो सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और ये किसकी निकल जाएगी, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन था, AgCl। तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की दे रखी थी, सॉल्वेंट की दे रखी थी। सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्वेंट की माइनस करूंगा तो किसकी बच जाएगी, सॉल्यूट की, और सॉल्यूट तो है AgCl। AgCl ही तो घुला पानी में। चलिए, तो दोनों डायरेक्ट कंडक्टिविटी उसने क्या है, इसकी AgCl की कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, किसकी दे रखी थी, सॉल्यूशन की दे रखी थी और सॉल्वेंट की दे रखी थी। देखिए चालाकी, देखिए उसकी, एक रहा कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है इसकी। अब सॉल्यूशन किसका है, हाँ सॉल्यूशन AgCl का है। मतलब AgCl को जब पानी में घोला तो उससे जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की मोल कंडक्टिविटी इतनी है, और वाटर की कंडक्टिविटी इतनी है। तो सॉल्यूशन में से वाटर की माइनस कर दूंगा तो किसकी बच जाएगी, AgCl की। तो यहां से क्या आ गया और मोलर कंडक्टिविटी निकाल ले इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो बस सॉल्युबिलिटी आ जाएगी अब तो सॉल्युबिलिटी आएगी 100 इंटू के अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये भी किसकी, AgCl की, और ये कंडक्टिविटी भी किसकी, AgCl की। तो के AgCl की के कितनी आ गई, ये आ गई थी, हमने सोल्व करी थी देखो। और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे AgCl की वो ये आ गई थी कितनी, 140। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ गई सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आ गई तो केस भी फिर आ जाएगा। AgCl का केस भी क्या होगा, S²। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो ही आंसर आ रहे हैं, Ag प्लस और Cl माइनस। तो S इंटू एस कितना होगा, S²। तो S हम निकाल चुके 10⁻⁻5, तो यहाँ S² कर देंगे तो 10⁻⁻10। लास्ट, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या है, मतलब स्पीड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की स्पीड, कितनी स्पीड से आयंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मगर डायरेक्ट स्पीड नहीं होती, वो डिपेंड करेगा। तो क्या है सर, जरा समझिए,
आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनी आयंस रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल नहीं, सिर्फ पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर लेंथ, पोटेंशियल पर, जब भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है पर लेंथ, और अगर रेट वर्ड आ जाए तो रेट का मतलब है पर टाइम। आगे बात समझ में नहीं? चलिए, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनी आयंस रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे किसी भी आयंस की जो स्पीड है वो क्या कहलाती है? आयनिक मोबिलिटी। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकता है। चलिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी। जैसे जैसे आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? तो ये कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस की कह रहा है, देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी। तो जैसे जैसे आयनिक मोबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर आयंस की अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो उस आयंस की कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। उसे किससे इंडिकेट कर रहे हैं? म्यू से। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है एफ। ठीक है, तो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयंस की, तो वो इक्वल टू होगी म्यू इनटू एफ, जहां म्यू क्या है? आयनिक मोबिलिटी। तो देखिए, तो कह रहा है स्पीड ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। अब किसी भी आयंस की जो स्पीड है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कंपटीशन में। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव कुछ पेपर में जा रहे हैं तो इसी टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा पूछता है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता जिसपे डायरेक्ट सॉल्यूशन आप ऐसा देता है क्वेश्चन जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक है, चलिए, तो स्पीड ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, किसी भी आयंस की स्पीड सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता ही है। सॉल्वेंट को तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ऑर्गेनिक में भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्वेंट को पढ़ाया कि सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए, एकदम सब कुछ बदल ही देता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? हाइड्रेशन। जो आयंस है, आयंस जैसे ही क्या होगा? हाइड्रेशन का मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस पे आके चिपक जाएं। तो जैसे मान लीजिए वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट में कोई भी आयंस आ गया, तो आयंस कैटायन हो या एनायन हो, वो क्या करेगा? कैटायंस एनायंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि वाटर क्या है? पोलर है, और वैसा पोलर सॉल्वेंट है जिसमें दोनों पोलैरिटी होती है। एच पॉजिटिव चार्ज में होता है और ओ माइनस चार्ज में, तो इसमें दोनों पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कैटायन को भी और एनायन को भी सबको क्या कर लेता है? सॉल्वेंट। अब क्या होगा? जितना आयंस का चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। आयंस पे जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने का मतलब हाइड्रेशन उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी मतलब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे उतना साइज उसका क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद जिसका साइज छोटा सा था उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा। तो रियल में जिसका साइज छोटा है उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उस पर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो अगर नॉर्मल साइज हम देखें, गैसियस स्टेट में आयंस का साइज देखें, नॉर्मल स्टेट में अगर आयंस का साइज देखें तो जिसका साइज छोटा होगा एक्वस में उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और नॉर्मल स्टेट में जिस आयंस का साइज बड़ा होगा हाइड्रेशन में उसका साइज क्या रह जाएगा? छोटा। क्योंकि जिस पे साइज बड़ा था उस पर चार्ज डेंसिटी क्या थी? कम थी, तो उस पर कम वाटर मॉलिक्यूल चिपके होंगे, और जिसका साइज रियल में छोटा था उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उस पर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपके होंगे, जिससे वाटर मॉलिक्यूल चिपकने के बाद जो हाइड्रेटेड साइज होगा वो बहुत बड़ा हो गया होगा। और साइज जितना बड़ा हो जाएगा उतना भैया मोशन स्पीड क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि अगर क्या हो जाए, जितना बड़ा आप क्या करेंगे, जितना बड़ा अगर आप जुगाड़ लेके चलोगे तो क्या होगा? उतनी मोशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्पीड उतनी कम। चलिए, तो जैसे जैसे क्या करेंगे, हाइड्रेशन जितनी ज्यादा उतनी स्पीड कम, और स्पीड कम तो क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीज़ें एक्सपेंड होती हैं। कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीज़ें एक्सपेंड होंगी तो जो आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी? कम। और अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आयंस क्या होते जाएंगे? फ्री। और फ्री होते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना। क्योंकि देखिए, एनर्जी कैसे दिखाते हैं? Q इंटू डेल्टा बी। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जितने ज़्यादा पोटेंशियल से एक्सीडेट करोगे उतना ही ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी आती है।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू डेल्टा बी। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी स्पीड क्या आएगी, ज़्यादा, और जितनी स्पीड ज़्यादा आ जाएगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस, दो प्लेटों, जो प्लेटें हैं, इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच का पोटेंशियल तो फिक्स है, मगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ गई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, तो आयंस को अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो अगर दोनों डिस्टेंस की अगर क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की पोटेंशियल अगर क्या है, दोनों पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंस कम हो जाएगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उस केस में, स्पीड कम। देखिए कुछ क्वेश्चन और कंपेयर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान रखना इसको, ये इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग आयंस, कंपेयर द फॉलोइंग आयंस फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी कंपेयर करनी किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसकी, इन आयंस की। ये आयंस है। अगर मैं साइज का कंपेयर की बात करूं तो Li से बड़ा साइज Na का, Na से बड़ा K का, K से बड़ा Rb का, मगर किस में, नॉर्मल में। अगर एक्वस में बात करूंगा, मतलब पानी में बात करूंगा, तो साइज उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसका साइज छोटा था उसका साइज सबसे बड़ा, और जिसका साइज सबसे बड़ा था एक्वस में उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस पे कम वाटर मॉलिक्यूल चिपके होंगे और इस पे बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक के इसका साइज इतना था और इसका साइज इतना था, मगर वाटर चिपक के इसका साइज इतना हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, घटेगा। नॉर्मल साइज तो बढ़ेगा मगर हाइड्रेटेड साइज घटेगा। तो जब इधर जाऊंगा तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, डिक्रीज, और हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड वो साइज जितना छोटा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, जो छोटा साइज का होगा वो जल्दी मूव कर जाएगा, जिसका बड़ा साइज होगा उसमें स्टिक हिंड्रेंस हो जाएगी, स्टिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो मोशन कम हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड साइज इसका कम होगा, और जिसका साइज कम होगा उसमें क्या होगी, स्पीड ज़्यादा आ जाएगी, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए सेम कहानी यहाँ, चाहे कैटायन हो चाहे नाइन, इसमें अगर मैं साइज कंपेयर करूं ओवरऑल तो F से बड़ा Cl का, Cl से बड़ा Br का, मगर हाइड्रेटेड साइज की बात करूंगा तो उल्टी हो जाएगी कहानी। तो इसमें सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, हाइड्रेटेड की बात करूंगा तो एक्वस में साइज इसका छोटा होगा, इसका बड़ा हो जाएगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं इसका साइज, तो नॉर्मल साइज का कंपेयर करें तो ये, अगर एक्वस साइज की बात करें तो उल्टा। और मोबिलिटी देखें, आयनिक मोबिलिटी तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्वस में इसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, जैसे अब ये Na प्लस और ये Mg+2 और यहाँ Al+3, तो अब यहाँ गलती मत कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे साइज से ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन हो गया, चार्ज। ये एक चार्ज ले जा रहा है, ये +2 चार्ज ले जा रहा है, और ये +3 ले जा रहा है। एक्चुअल में रियल में जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, करंट फ्लो किससे करेगी, करंट फ्लो क्या होती है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, करंट, ये कह सकते हैं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये एक ही आयंस एक चार्ज ले जा रहा है, ये एक ही आयंस कितने चार्ज ले जा रहा है, +2, और ये एक ही आयंस कितना चार्ज ले जा रहा है, +3। तो पहले डोमिनेटिंग साइज, बाकी सारी बातों को छोड़ के सबसे पहले डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, चार्ज। तो इस पे चार्ज ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, मोबिलिटी ज़्यादा ही होगी। ठीक है। अगर ये क्या हो जाए, अगर मान लीजिए ये 1.5 गुना भी हो तो वो तो एक बार में कितना, अगर ये दो भी हो जाए, ये इतनी स्पीड से मूव कर जाए कि दो मूव कर जाए और वो एक ही मूव कर जाए, तो भी इन दो से ये एक जीत जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या है, +3। आगे बात समझे। फाइनली तो देखना कि टोटल नेट चार्ज कौन ज्यादा ले गया। तो चार्ज फैक्टर इज द मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इसलिए बस बाकी सारी बातें तो भूल जाओ, जिसका जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इनकी बात कर लें, जैसे H+ और Na+। तो H+ और Na+ में अगर हम बात करें, या H+ और OH- में, तो अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगा, तो अगर मोलर कंडक्टिविटी देखें तो किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा होगी। रीजन क्या है, कि अभी तो इसका साइज क्या है, अभी इसका साइज क्या है, छोटा, इसका साइज क्या है, छोटा है, मगर क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा है तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में जुड़ के साइज बड़ा हो जाएगा। क्या हाइड्रोलिसिस होगा इसका, H+ पे क्यों वाटर जुड़ेगा, H+ तो ऑलरेडी ले रखा उसने, तो इन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
इस पे वाटर मॉलिक्यूल चिपकेगा, इस पे वाटर मॉलिक्यूल चिपकेगा, तो इनका साइज बड़ा हो जाएगा, इनका साइज वैसे ही रह जाएगा छोटा, तो इसलिए कंडक्टिविटी इनकी ही ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन कह सकते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, बस वो क्या है कि एच बॉन्ड्स वाटर के, ये जैसे प्लस है तो वाटर के क्या होगा, एच से जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वान डेर वाल्स फोर्स। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वाटर पे, वाटर का सॉल्वेशन कह सकते हैं ज़्यादा होगा, उस पे नहीं। तो इसका अल्टीमेटली इसकी क्या होगी, मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ फेट साइज का कंपेरिजन आप कर सकते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखें एच की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इससे एन प्लस से भी और एच, अगर इनमें आपस में तीनों में कंपेयर कर लें भैया, एच प्लस ओ एच माइनस और एन प्लस, तो सबसे ज़्यादा एच प्लस की फर्स्ट मैक्सिमम ये, सेकंड मैक्सिमम ये एन प्लस से भी ज़्यादा होगी ओ एच माइनस की, और ओ एच माइनस से भी ज़्यादा होगी किसकी, एच प्लस की कंडक्टिविटी। देखिए, अगर कोई भी चाहता है कि मेरे से पर्सनली बात करना, कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी को, कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कोई भी A to Z, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8218612398 पे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, सोचते मत रहिए, मैंने कहा है सोचना बंद करिए, इस तरह खड़ा होके सोचते मत रहिए, बस चल दें, अपनी पढ़ाई में चल दें। कहीं भी बैठ के, कहीं भी सोच के सोचते मत रहिए। सोचोगे तो गलत ही सोचोगे, जैसा आज तक सोचा वैसा हुआ नहीं, तो इसलिए सोचना बंद करिए धीरे धीरे, और चलना यानी कि पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। थैंक्स।